आज के टाइम पर जो टीवी यूज होती है और इससे आज से 7-8 साल पहले जो टीवी यूज होती थी, उन दोनों टीवियों के बीच में डिफरेंस क्या था। जो पुरानी टीवियाँ थी वो कैथोड रे ट्यूब की बनी होती थी, यानी कि उनकी जो पिक्चर ट्यूब होती थी वो कैथोड रे की बनी होती थी। और आजकल के टाइम पर डिजिटल टीवियाँ आने लगी हैं और डिजिटल टीवियाँ जो है बहुत ही फ्लैट टीवी हैं, जैसे कि एलईडी, ये सब इस बेसिक्स पर आधारित हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पर ये सारी टीवियाँ जो आजकल की आ रही हैं वो सभी उसके ऊपर बेस्ड हैं। बट इन दोनों टाइप की टीवियों के बीच में अगर हम उनके क्वालिटी को कंपेयर करें, उनकी इमेज क्वालिटी को कंपेयर करें, तो सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी हमें किस टाइप की टीवी में देखने को मिलती थी। सबसे अच्छा जो क्वालिटी होती थी इमेज की, वो हमको पुरानी जो पिक्चर ट्यूब वाली टीवियाँ होती थी उनमें देखने को मिलती थी। लेकिन फिर उनको रिप्लेस क्यों किया गया? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरती थी। इस वजह से उनको रिप्लेस करके आजकल की फ्लैट टीवियाँ जो हैं आप लोगों के घरों में लगी हुई हैं। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से रिजल्ट आए थे, जिन रिजल्ट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जाना। आज हम जानेंगे और भी कुछ उन कैथोड रेस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज, ये किसका इमेज है? ये इमेज जो आज से पहले की जो टीवियाँ 7-8 साल पहले जो टीवियाँ यूज होती थी, उन 7-8 साल पहले की टीवियों में इस तरीके से पिक्चर ट्यूब होता था। और ये पिक्चर ट्यूब कुछ नहीं है, ये कैथोड रे ट्यूब होती थी। तो कैथोड रे ट्यूब से यहाँ से कैथोड रेस जनरेट होती थी और इस स्क्रीन के ऊपर क्या लगा होता था? इस स्क्रीन के ऊपर फ्लोरेसेंट या फिर फास्फोरेसेंट मटेरियल जो है लगे होते थे। तो जब कैथोड रेस उन फास्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल से टकराती थी तो फिर उसी के जरिए ही हमको जो है इमेज दिखाई पड़ते थे। तो पिक्चर ट्यूब जो थे वो कैथोड रे ट्यूब पर ही बेस्ड थे। अ कैथोड रे ट्यूब इन अ टेलीविजन दैट ट्रांसलेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है? इसमें जो कैथोड रे ट्यूब लगा हुआ है टेलीविज़न के अंदर, वो ट्रांसलेट करता था इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, यानी कि एंटीने के जरिए जो भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते थे, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए यहाँ पर जो है कैथोड रेस प्रोड्यूस होती थी। और ये कैथोड रेस जब टकराती थी ल्यूमिनिसेंट स्क्रीन के साथ में, जब वो टकराती थी तो हमको विजिबल पिक्चर जो है उस स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ते थे। जहाँ जहाँ पर वो रेस जो है इस स्क्रीन को हिट करती थी, वहाँ पर ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस होता था और उसी ल्यूमिनेंस के जरिए ही हम लोगों को जो है इमेज दिखाई पड़ते थे। तो पुरानी टीवियाँ जो होती थी उनका पिक्चर ट्यूब वो कुछ नहीं था, वो सिंपल सा एक कैथोड रे ट्यूब था जिनके जरिए जो है हम लोग टेलीविज़न से प्रोग्राम को देख पाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज होती हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहली बात तो ये है कैथोड रेज बनती कैसे हैं। तो कैथोड रेज जो होती हैं वो एक ग्लास की नली में दो इलेक्ट्रोडों को जब हाई वोल्टेज पर उनको वोल्टेज दिया जाता है तो बहुत ही हाई वोल्टेज पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज पर हमको क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से ग्रीन कलर का ग्लो देखने को मिलता है। और ये ग्लो जो होता है, यही जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, वो लाइन ही किसकी है? ये लाइन जो है कैथोड रेस की होती है। ये कैथोड रेस बहुत ही हाई वोल्टेज पर प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि वोल्टेज लगभग कितना होना चाहिए? इनके लिए जो वोल्टेज है वो होना चाहिए लगभग 10,000 वोल्ट जो है होना चाहिए, तब जाकर के ये कैथोड रे प्रोड्यूस होंगी। तो हम इन कैथोड रे की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि कैथोड रेस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात तो ये है, कैथोड रेस जो होती हैं वो ट्रेवल लीनियरली, यानी कि कैथोड रेस जहाँ से चलती हैं, कैथोड से निकलती हैं, कैथोड रेस जो होती हैं वो कैथोड से निकलती हैं और बिल्कुल सीधी जो है आकर के एनोड को हिट करती हैं। बिल्कुल सीधी आकर के क्या करती हैं? एनोड को हिट करती हैं। ये सीधी लाइन में चलती हैं। कैसे? अगर आपको प्रूफ करना हो कि ये जो कैथोड रेस है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम एनोड जो है उसको एक निश्चित आकार में काट लेते हैं और उसको एनोड बना लेते हैं। तो इस टाइप से एक एनोड बनाया गया। जब कैथोड रेस यहाँ से चली, बिल्कुल सीधी कैथोड रेस जब चलती हैं, तो रास्ते में पड़ने वाली कोई भी चीज़ की जो है परछाई
पीछे की तरफ बन जाती हैं। इन कैथोड रेस को हम कैसे फील करते हैं, तो कैथोड रेस को फील करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर फास्फोरेसेंस या फिर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने वाले मटेरियल जैसे कि ZnS वगैरह का क्या लगा दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है। तो जब ये कैथोड रेस जहाँ जहाँ पर पहुँच पाती हैं वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होता है, जहाँ जहाँ पर ये कैथोड रेस नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब रास्ते में पड़ने वाली कोई वस्तु अगर आ जाएगी तो उसकी परछाई जो है हमको पीछे एनोड की तरफ पर्दे के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर कैथोड दिखाया गया है, एनोड का बना हुआ एक मेटल क्रॉस दिखाया गया है। इस क्रॉस को ये कैथोड रेस पार नहीं कर पाती है और पीछे जो है इसकी शैडो, मेटल क्रॉस की शैडो हमको पीछे एनोड की तरफ दिखाई पड़ती है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो एनोड रेस होती हैं, वो जो कैथोड रेस होती हैं वो एक सीधे लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखती हैं, यानी कि ये जो कैथोड रेस होती हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखती हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी हुई हैं, इलेक्ट्रॉनों की बीम है, इस वजह से इनके ऊपर होता है कौन सा चार्ज, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये कैथोड है और ये एनोड है, जब एनोड के बीच में होल कर दिया जाता है और इन कैथोड रेस को सीधा निकलने दिया जाता है और इन कैथोड रेस के रास्ते में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी जाती है तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये मुड़ जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्योंकि कैथोड रेस जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती हैं, इस वजह से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस तरीके से मुड़ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नेट कैन डिफ्लेक्ट देम। थर्ड पॉइंट ये है कि मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेट अगर इनके रास्ते में लगा दिया जाएगा तो वो भी क्या करेंगे, इन रेस को डिफ्लेक्ट कर देंगे। ये रेस जो सीधी जा रही होती हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो उस टाइम पर भी ये रेस क्या हो जाएंगी, अपने रास्ते से मुड़ जाएंगी। और इसके अलावा बात करें तो इन कैथोड रेस के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं कैथोड रेस, उनका जो चार्ज है और उनका जो मास है, यानी कि वो पार्टिकल जो मिलकर के कैथोड रेस बनाते हैं उनके ऊपर जो चार्ज है और उनका जो मास है ये हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है। यानी कि इस नली के अंदर, इस ग्लास ट्यूब के अंदर अगर हम गैस को चेंज कर देते हैं या कैथोड और एनोड के मटेरियल को चेंज कर देते हैं तो इन दोनों को चेंज करने पर भी उनसे निकलने वाली, प्रोड्यूस होने वाली कैथोड रेस के ऊपर जो चार्ज है और जो मास है उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि ये जो है, हम नली के अंदर कोई भी गैस लें या कैथोड का कोई भी मटेरियल लें, E/m की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि ये कैथोड रेस जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं उनके ऊपर एक फिक्स चार्ज है और उनका जो मास है, उन पार्टिकल का जो मास है वो भी फिक्स है। इस तरह से जो है E/m रेशियो जो है वो नली में भरी हुई गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू द एनोड, यानी कि ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ मूव करती हैं और एनोड को बिल्कुल 90 डिग्री पर जाकर के क्या करती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर जाकर के हिट करती हैं। इसके अलावा जो कैथोड रेस होती हैं उनमें गैसों को आयोनाइज करने की भी टेंडेंसी होती है। यानी कि ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब ये किसी गैस के एटम से टकराते हैं तो गैस के एटम के पास में क्या है, गैस के एटम के पास में है इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर चक्कर काट रहा है। तो जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी गैस के पार्टिकल से टकराते हैं, गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन को भी लेकर के निकल जाते हैं और अब क्या बचेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर बचेगा। तो इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो इनके अंदर ये गैसों को आयनाइज करने की भी टेंडेंसी रखती हैं। और इसके अलावा ये जो कैथोड रेस होती हैं ये एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती हैं। एक्सरेज की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटली हुई थी। विलियम रोटेंजन जो थे वो भी कैथोड रेस के ऊपर अपना वर्क कर रहे थे
उन्होंने देखा कि इस नली से निकलने वाली गैस, मतलब कि इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो रेस निकलती हैं, जब इनके रास्ते में कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब इनके रास्ते में यहाँ पर अगर इन्हीं के रास्ते में कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल रख दी जाती है तो इनसे टकरा करके कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि बाहर रखे ZnS में क्या कर रही थी, फ्लोरिसेंट प्रोड्यूस कर रही थी। बाहर रखे जो फ्लोरिसेंट और फास्फोरिसेंट मटेरियल थे उनके अंदर ग्लो प्रोड्यूस करा रही थी। तो अब इनसे टकरा करके जो रेस प्रोड्यूस हुई उनका नेचर रोटेंजन को पता नहीं था, इस वजह से उनका नेचर ना पता होने की वजह से रोटेंजन ने उन किरणों को क्या बोल दिया, उन रेस को जो है उन्होंने एक्स रेस बोल दिया। तो इस तरीके से एक्स रेस की जो डिस्कवरी थी वो एक्सीडेंटली जो है विलियम रोटेंजन के द्वारा हुई थी। और वो भी कैसे हुई थी, इन्हीं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को करते टाइम पर ही हुई थी। तो कैथोड रे जो होती हैं वो सीधी लाइन में चलती हैं और इनके पास में मास होता है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती हैं। इनका जो चार्ज और मास रेशियो है वो हमेशा फिक्स होता है और ये जो है कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट की किसी मेटल से टकरा करके क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं और इनके अंदर गैसों को आयोनाइज करने की भी टेंडेंसी होती हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो कैथोड रेस के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जब रास्ते में कोई मेटल का एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तो उसकी शैडो जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर तो कैथोड रेस पहुँचती हैं, बट जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है वहाँ पर जो है कैथोड रेस नहीं पहुँची हुई है। तो इस तरीके से शैडो बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। तो ये सारी हो गई कैथोड रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हम बात करते हैं चार्ज अपॉन मास रेशियो, यानी कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या किया, उन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसों को लिया और डिफरेंट गैस जो होंगे उनके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले पार्टिकल भी डिफरेंट होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने देखा कि नली के अंदर कोई भी गैस हम ले लेते हैं, उन सभी गैसों के लिए जो कैथोड रेस निकलती हैं उन गैसों से या उस मटेरियल से, कैथोड के मटेरियल से जो भी कैथोड रेस निकलती हैं उन सभी के ऊपर एक सेम चार्ज है और उन सभी का जो मास है वो भी क्या है, उन सारे पार्टिकल का मास भी एक जैसा है। यानी कि गैस को चेंज करने पर भी E/m की वैल्यू जो है वो बदलने वाली नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, उन्होंने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया E/m रेशियो निकालने के लिए। और उन्होंने जो है चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें देखी। तो उन्होंने देखा द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ निगेटिव चार्ज, जो मैग्नीट्यूड है निगेटिव चार्ज जो कि उन कैथोड रेस के ऊपर है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, the particle greater the magnitude of the charge on the particles greater is the interaction with the electric and magnetic field। यानी कि जितना ज़्यादा इन पार्टिकल के पास चार्ज होगा, कैथोड से निकलने वाली जो रेस हैं उन रेस के पास में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, यानी कि जिस भी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं जितना ज़्यादा इन पार्टिकल के पास में चार्ज होगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएंगी। अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर कम चार्ज होगा तो कम डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में। यानी कि डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। सेकेंड पॉइंट, द मास ऑफ पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, यानी कि ये पार्टिकल जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना कम मास उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। यानी कि जो डिफ्लेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना कम, चार्ज जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा। तो इसके ऊपर ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर पॉइंट की।
तो अदर पॉइंट में जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, यानी कि इन इलेक्ट्रोडों के अक्रॉस हम जितना ज़्यादा वोल्टेज लगाएंगे डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन प्लेटों के ऊपर अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो भी हमको ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है इन सारे पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने इन पार्टिकल्स के लिए, जिस पार्टिकल से ये कैथोड रेज जनरेट हो रही हैं या जिस भी पार्टिकल से मिलकर के कैथोड रेज बनी हुई हैं, उसके लिए उन्होंने E/m वैल्यू को कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा कि जो ये कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं ये हर एक टाइप के मटेरियल से सेम ही कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि कैथोड रेज जिस पार्टिकल के बने हैं वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी कि हर एक गैस से वही पार्टिकल जनरेट होते हैं और उनके ऊपर चार्ज और मास हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इस वजह से जो E/m की वैल्यू है, ये जो E/m की वैल्यू है वो हमेशा कैसी है, इस E/m की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि ना तो उन पार्टिकल के ऊपर चार्ज बदल रहा है ना ही उन पार्टिकल का मास बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हर एक टाइप की गैस के अंदर प्रेजेंट हैं और उनके ऊपर सेम चार्ज और सेम मास है। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल लगभग हर एक गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रॉन हर एक एलिमेंट का जो है, हर एक एटम का एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का होना मस्ट है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और उसका जो मास होगा वो क्या होगा, हमेशा ही फिक्स होगा। इस तरीके से जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ था, इस E/m वैल्यू से ही जो है किसकी डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो अगर हम E/m वैल्यू की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो जे थॉमसन ने निकाला था कि E/m वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन के लिए होती है वो होती है 1.67 × 10⁻11 कूलाम पर kg, यानी कि चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए लगभग इतना आता है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास रेशियो जब निकल गया और चूंकि वो हर एक गैस के लिए सेम था, यही वैल्यू आ रही थी, तो इस तरीके से जो है वो लगभग हर एक गैस के अंदर प्रेजेंट है और उसी वजह से जो है कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इसके बाद हम बात करें E/m वैल्यू जो कि जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो की गई थी 1897 में। किसके थ्रू की गई थी, जे थॉमसन के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, वो भी इसी E/m वैल्यू के थ्रू। इस E/m वैल्यू से ही इलेक्ट्रॉन को खोजा गया था। अब इस E/m वैल्यू से ही इलेक्ट्रॉन के मास की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो था वो किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज था वो खोजा था किसने, मिल्टन ने खोजा था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है वो खोजा था मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि एटमाइजर के थ्रू जब ऑयल ड्रॉपलेट को किसी एक छोटे से होल के थ्रू गिराया जाता है, और कहाँ पर गिराया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के बीच में, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जब एटमाइजर से ऑयल ड्रॉप को गिराया जाता है और उसके बाद उन्होंने एक माइक्रोस्कोप फिक्स कर दिया। इस माइक्रोस्कोप से ये पार्टिकल किस स्पीड से गिर रहे हैं इनको देखा जा सकता था। और उसके अलावा जो है उन्होंने प्लेटों के बीच में वोल्टेज डेवलप किया। अब इस वोल्टेज के डेवलप करने पर इन प्लेटों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इन गैसों को, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं, इन पार्टिकल्स को आयोनाइज कराया जाता है, यानी कि कुछ रेज डाली जाती हैं ताकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं ये क्या हो जाए, इनके ऊपर ये आयोनाइज हो जाएं और आयोनाइज होने के बाद में इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाए। और अगर मान लीजिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, अगर इनके ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आता है
तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे वाली नेगेटिव प्लेट से क्या होगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की नेगेटिव प्लेट से क्या होंगे, नीचे की नेगेटिव प्लेट से रिपेल होंगे, और रिपेल होने के बाद इनके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा। नेगेटिव प्लेट इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपेल करेगा और इनको बीच रास्ते में ही रोक देगा। तो माइक्रोस्कोप्स के थ्रू जो है मिल्कन जो है वो देख रहे थे कि क्या ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे हैं या फिर ये पार्टिकल बीच में हवा में ही सस्पेंडेड है। तो इस तरीके से जो है इन पार्टिकल्स के गिरने की जो रेट है उससे उन्होंने क्या निकाल लिया, उससे उन्होंने उन पार्टिकल का जो मास है वो निकाल लिया, और ये वोल्टेज के जरिए इन प्लेटों के बीच क्या कर रहे थे, प्लेटों के बीच में जो चार्ज था, जो वोल्टेज का डिफरेंस था, उस वोल्टेज के डिफरेंस को ये क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने मास को कैलकुलेट किया और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को, जो वोल्टेज का डिफरेंस था उसको जो है उस वैल्यू को जो है कंट्रोल करके उन्होंने जो है क्या निकाला, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाला। एक फोर्स जो कि ऊपर से लग रहा है इनके ऊपर ग्रेविटी की वजह से, वो फोर्स है mg। अब उस mg को जो है उन्होंने किसके इक्वल कर लिया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों को इक्वल करके उन्होंने जो है क्या निकाल लिया, उन्होंने दोनों को इक्वल करके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को जो है निकाल लिया। और उन्होंने देखा कि इन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज होने का मतलब ये हुआ कि एक ड्रॉपलेट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के लगभग नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। यानी कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जनरेट होते हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज़्यादा चार्ज क्रिएट करते जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को क्या माना गया, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही क्वांटाइज्ड माना गया, और जो चार्ज आएगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर चार्ज को जब किसी इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही उनके ऊपर उतना ही चार्ज आएगा। यानी कि चार्ज ना तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हाफ हो सकता है और ना ही 1/3 हो सकता है। जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किसी न किसी एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा। तो इस तरीके से मिल्कन ने जो है क्या डिस्कवर किया, मिल्कन ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये किसने डिस्कवर किया, ये जो है मिल्कन ने डिस्कवर किया। अब मिल्कन ने जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिस्कवर कर लिया तो E/m रेशियो से उस वैल्यू को, चार्ज की वैल्यू को रख करके जो है क्या निकाला गया, उसको रख करके निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। हम लोगों को पता है E/m इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन को जो मास होगा वो होगा, मास को इधर लेकर के जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास आएगा वो आएगा 1.67 इंटू 10⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का मास आएगा वो आएगा लगभग, एक मिनट, E/m इक्वल्स है 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम पर kg। अब इलेक्ट्रॉन का हम क्या रख दें, इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज रख देते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करके इसको इधर ले आते हैं तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻11 इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला गया और जे थॉम्सन के E/m रेशियो में इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज रख करके फिर इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो है होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के मास की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है इसकी डिस्कवरी हुई, और E/m वैल्यू हर एक गैस के लिए फिक्स मिलने से ये पता लगा कि ये जो है पार्टिकल वो फंडामेंटल पार्टिकल है, ये जो है हर एक जो है एटम और हर एक मेटल के एटम के अंदर में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी हुई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है जानेंगे कि किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो उसका अपोजिट, चूँकि एटम कैसे होते हैं, एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसके पास में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब जा कर के प्रोटॉन की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग जो हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। तब तक के लिए बाय।